नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट डेली हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 26 देखा था, साइड में बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 27। स्टार्ट करेंगे जीके जीएस के प्रश्नों से ही और जीके जीएस पर ही समाप्त होंगे। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को आज के प्रैक्टिस सेट में हम आपको नहीं कराएंगे, क्योंकि कल हमने आपको बताया था 41 से लेकर टोटल 120 प्रश्न तक हम चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। 41 प्रश्न है, ध्वनि का परासरण, जो प्रसारण होता है, परासरण नहीं, वो केवल तभी संभव है जब डैश हो। तो क्या हो? तो जब माध्यम हो। आपको पता है कि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? माध्यम चाहिए होता है। परंतु अगर प्रकाश की बात होती है तो प्रकाश के साथ ऐसा नहीं सीन होता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश आपका निर्वात में भी चल सकता है और इसीलिए आप देखते हैं कि अंतरिक्ष में भी आपका प्रकाश चल सकता है। परंतु ध्वनि के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपसे मैं कहूं कि अंतरिक्ष में एक बम दगा दिया जाए, कितने किलोमीटर तक आपकी आवाज सुनाई देगी? तो आप कहेंगे सुनाई ही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसको चलने के लिए चाहिए होता है एक माध्यम, और माध्यम नहीं होगा तो आवाज आगे बढ़ेगी ही नहीं। और किसी भी माध्यम या किसी भी माध्यम में हम कहें कि ध्वनि की जो चाल होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है, तो वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि एक बार ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, उसमें ऑप्शन में अलग अलग थे, तो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है ध्वनि की जब बात होगी। और वायु में अगर बात करें तो प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो ध्वनि की चाल होती है वो आपकी 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, किसी आवेशित निकाय के द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत स्थैतिक बल के नाम से। विद्युत स्थैतिक बल का फॉर्मूला भी होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर के लेवल पर रहता है। स्थिर विद्युत की अगर बात करते हैं तो जब पदार्थ होते हैं ना, उनको परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे कहते हैं स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में आवेश हमेशा स्थिर रहता है, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में अभिकेंद्री बल भी दिया गया है। अभिकेंद्री बल आप जानते हैं कि जब वृत्त के केंद्र की ओर, या हम ऐसे कहें कि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, तो वो कहलाता है अभिकेंद्री। नाम में भी आ रहा है। वैसे अपकेंद्री में भी केंद्र आता है, उससे फिर आपने याद रखें, अभी में ध्यान रखिएगा कि केंद्र की ओर लगता है, और जो अपकेंद्री होता है उसमें बाहर की ओर लगता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो ही टाइप के बल होते हैं, एक अभिकेंद्री बल और एक अपकेंद्री बल। एक याद है तो दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा। इनमें से कौन से युग्म की इकाइयां समान है? तो कौन से युग्म की इकाइयां समान है? कार्य और ऊर्जा की इकाइयां जो है आपकी समान होती हैं। कार्य की अगर बात करें तो एक अदिश राशि है कार्य आपकी, आप कहेंगे बिल्कुल। और इसके अलावा अगर कार्य की बात करें तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल जो है इसका एसआई मात्रक होता है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन करके। दूसरे पेन से लिख देते हैं, बल गुणे विस्थापन करके। और इसी को ही जब हम प्रतीक चिन्हों से डिनोट करते हैं तो F इंटू एस करके। और अगर कोई कोण बन रहा होता है तो उसके साथ आपका फॉर्मूला पूरा पूरा बन जाता है एफ एस कॉस थीटा करके। तो डिपेंड करता है प्रश्न किस प्रकार का है उसको। ऊर्जा जानते हैं क्या होता है? तो हम कहेंगे किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा आपकी कैसी राशि है? तो ऊर्जा आपकी एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक भी एसआई मात्रक भी आपका जूल होता है। उसमें भी जूल, इसमें भी। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है, कौन सा है आपका? तो इसमें मीथेन आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मीथेन आपका एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन किस में आता है? तो मेथ एथ होता है ना, तो एल्केन श्रेणी में आता है। एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है ना, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये बता चुके हैं ऑलरेडी। मीथेन को हम किस और नाम से जानते हैं? तो मीथेन को हम मार्स गैस के नाम से भी जो है वो जानते हैं। मार्स गैस के नाम से भी मीथेन को जो है वो जानते हैं। और मीथेन आपका यूज की जाती है हमने गैस के रूप में, और इसकी आकृति जो होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। बंधनों के बीच कोण कितना होता है? तो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है कोण। दूध यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। दूध आपका एक कोलाइड का उदाहरण होता है। दूध पायस कोलाइड में आपका आता है। अगला है पदार्थ के कणों के बीच पूछा गया है
जो आकर्षण बल होता है वो डैश में अधिकतम होता है। किसमें अधिकतम होता है? तो तांबे की छड़ में जो है ये आपका अधिकतम होता है। ठोस में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। ठोस का आप जानते हैं आयतन भी निश्चित होता है, ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। द्रव में आप देखेंगे तो कम होता है और गैसों में बहुत कम होता है, तभी तो उनके अणु दूर दूर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पदार्थों के, ये हम देख चुके हैं 45 नंबर। अगला है आपका कि मानव पाचन तंत्र की अगर बात करते हैं तो डैश से पित्त रस का स्राव होता है। किससे होता है? यकृत से पित्त रस का स्राव जो है आपका होता है। पित्त रस में उपस्थित जो एंजाइम्स होते हैं वो इस क्रिया को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, तीव्र कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फाइब्रोनोजन, कई बार देखा होगा नाम आपने, इसको भी आपको याद रखना है कि फाइब्रो, तो ये जो प्रोटीन है इसका श्रावण कहाँ से होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो यकृत से ही होता है फाइब्रोनोजन प्रोटीन का आपका श्रावण, अगर आपसे पूछा जाए। और काम क्या करता है, सबसे मेन तो इम्पोर्टेंट ये है, रक्त का जो थक्का होता है उसको बनाने में आप कहेंगे हेल्प करता है। रक्त का थक्का, ये आपको याद रखना है, इसको बनाने में ये मदद करता है। इसके अलावा आपसे एक और पूछा जाता है, वो है आपका हिपैरिन। हिपैरिन भी आपको कई बार बता चुके हैं कि जो हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है इसका उत्पादन भी यकृत से ही होता है, और ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला, इनमें से कौन से पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो ये आपका ऑप्शन देवदार जो है वो हो जाएगा। देवदार जो है आवरण रहित बीज जो है वो पाए जाते हैं। इसी को ही दूसरे नाम के तौर पर हम नग्न बीजी भी कहते हैं, जिम्नोस्पर्म जो है वो कहते हैं। तो अधिकतर जगह आपको जिम्नोस्पर्म नाम देखने को मिलता है, तो वो याद रखिएगा, GYMNOSPERM, इसी को ही जो है वो कहते हैं। आवरण रहित बीज को जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नेत्र में, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी याद रख सकते हैं कि देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल प्राप्त किया जाता है? तो सेड्रस तेल प्राप्त किया जाता है। और अगर सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा आपसे पूछा जाए तो उसका नाम है पिग्मिया, जैमिया पिग्मिया नाम है। अगला है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कार्निया जो होती है उसके पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, उसको कहते हैं हम आइरिस। और आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे कहते हैं आँख की पुतली या प्यूपिल अथवा नेत्र तारा भी कहते हैं। और आइरिस का काम क्या होता है? अगर आंखों में बहुत ज्यादा प्रकाश जा रहा है या जो भी प्रकाश जा रहा है बेसिकली उसको नियंत्रित करने का काम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको आइरिस याद रखना है। कई बार क्वेश्चन ये करा भी चुके हैं, यही सीधे पूछा ही जाता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम जो है कौन करता है? तो आइरिस करता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो नेत्रदान होता है उसमें कौन सा भाग जो है आपका दान किया जाता है? तो कार्निया दान किया जाता है। नेत्र दान जो किया जाता है उसमें कौन सा आंख का हिस्सा दिया जाता है? तो कार्निया जो है वो दिया जाता है। और रेटिना की अगर बात करते हैं तो रेटिना आपको जो रक्तक पटल होता है उसके नीचे आंख के सबसे भीतर एक झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है, उसको दृष्टिपटल हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? तो आप कहेंगे कोयला जो है इसमें से नहीं है। ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा ये सभी आते हैं। कार्बन के तीन ही, यही जो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं ना, हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट, ये तीन क्रिस्टलीय अपर रूप के रूप में जाने जाते हैं। पेंसिल आप देखते हैं ना, उसमें जो लेड होती है वो क्या होता है? वो आपका ग्रेफाइट होता है। वो जो उसमें लेड होती है जिसे आप लिखते हैं ना ब्लैक कलर की जो बीच में रहती है, वो आपकी क्या होती है? ग्रेफाइट होती है, लेड नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फुलरीन की अगर खोज पूछी जाए किसने की थी तो कर्ल नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा और भी लोग थे पर नेम ज्यादातर कर्ल का देखने को मिलता है। अगला देखते हैं आपका, डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होता है? तो कौन से धातु जो होती हैं ये प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, इनका स्वभाव होता है। और अगर हम बात करें धातुओं का, आपका क्वथनांक और गलनांक, तो आपका दोनों ही उच्च होते हैं धातुओं की अगर बात करेंगे। आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग धातु जो है वो कर सकते हैं। पर जब अधातुओं की बात होती है तब आप क्या कहेंगे? अधातुओं की जब बात होती है तो उस कंडीशन में भंगुर होती हैं, तन्य भी नहीं होती हैं,
अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक भी होते हैं। मतलब जो सारी चीजें उधर आपको धातु में देखने को मिलती हैं, जस्ट अपोजिट अधातु में। निष्क्रिय विलयन का पीएच वैल्यू क्या होती है? तो 7 आपकी जो है ये होती है। आपको पता है पीएच का जो 7 मान होता है वो किसको दर्शाता है? वो उदासीन को दर्शाता है। और अगर 7 से अधिक है तो आप क्या कहेंगे? 7 से अधिक होने पर वो जो भी विलयन है वो क्षारीय प्रकृति का होगा। और अगर 7 से कम है तो वो कौन सी प्रवृत्ति का होगा? वो अम्लीय हो जाएगा। 7 से कम, 7 से ज्यादा। अगर मैं आपसे कहूँ लार की पीएच वैल्यू क्या होती है तो आप कहेंगे 6.5 होती है। अगर मैं आपसे कहूँ जो नींबू का रस होता है इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे ये 2.2 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है तो 7.4 होती है। ये कुछ हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अगला कह रहा है सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं अपवर्तक सूचकांक। बी वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हम अपवर्तक सूचकांक के नाम से जानते हैं। ये आपने चित्र इसका देखा होगा कि इस प्रकार से कोई अगर माध्यम है और इससे होकर के कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है और आगे जा करके वो थोड़ा सा विचलित हो जाती है। माध्यम पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए जब सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, उस पर तो सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है तो प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अपवर्तक सूचकांक कहते हैं। तो ये चीज यहाँ पर इस तरफ आपका सघन माध्यम को लेकर के प्रश्न में बात की गई है। और ये वाला जो कोड होगा यहाँ पर आपका आपतन कोड जो है वो बनेगा। फॉर्मूला भी होता है अपवर्तनांक का, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगला देखते हैं थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आयोडीन आपका आवश्यक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, भोजन में आयोडीन की कमी से रोग तो ग्वाटर भी कहते हैं, घेंगा रोग साधारण नाम देखने को मिलता है और गंडमाला नाम भी देखने को मिलता है। आयोडीन की कमी से ये सभी नाम वही है, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग नाम देखने को मिलता है। और एक और विकार होता है जिसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म करके, तो वो भी विकार आपको आयोडीन की कमी से देखने को मिलता है। तो अगर ऑप्शन में देखने को मिले तो पहचान जाइए। बाकी आयरन की कमी से आपको पता है एनीमिया नामक रोग होता है, तो आपको बता ही चुके हैं कई बार। अगला देखते हैं समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब जो है इनमें से क्या है? क्या है आपका? आभासी और पार्श्विक उल्टा। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर समतल दर्पण से प्रतिबिंब की बात करते हैं तो काल्पनिक वस्तु के बराबर बनता है और साथ ही साथ आपका पार्श्व उल्टा भी होता है। तो इसी को हम आभासी और पार्श्विक उल्टा के नाम से कहते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो समतल दर्पण होते हैं इनमें जो इनसे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला तो नहीं पूछा जाता है, मतलब डायरेक्ट आपसे प्रतिबिंब ही निकालने को पूछ लिया जाता है। तो इसलिए फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए कि n बराबर 360 अपॉन में थीटा और माइनस में 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर कोई व्यक्ति v चाल से मैं आपसे कहूं कि दर्पण की ओर चल रहा है तो उस दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कितनी चाल से आएगा? क्या उसी चाल से आएगा? आप कहेंगे नहीं। अगर वो कोई ये मान लीजिए दर्पण लगा हुआ है और इसमें कोई व्यक्ति इधर सामने से आ रहा है v चाल से, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा इसमें वो 2v चाल से जो है उसके सामने जो है वो आएगा। दुगनी चाल से आता है प्रतिबिंब की जब बात होगी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक और चीज पूछी जाती है, बता चुके हैं वैसे फिर से बता देते हैं कि अगर आपका जो समतल दर्पण है उसमें वस्तु का आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है, जैसे कोई प्रतिबिंब बना हुआ है और इसमें आप यहाँ पर खड़े हुए हैं शक्तिमान की तरीके से यूं, तो अगर आप खड़े हैं और अगर आपसे कहा जाए कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की जो लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई से कितनी होनी चाहिए? मगर अगर इस आप व्यक्ति की लंबाई की बात करें तो दर्पण से क्या होनी चाहिए? तो आप कहेंगे वस्तु की लंबाई से आधा होना चाहिए। यानी अगर शीशा आधा होगा, जैसे इतना बड़ा व्यक्ति है शीशा आधा होगा इसका जस्ट, तो इसका पूरा फेस पूरा पैर से लेकर के जमीन तक, पैर से लेने सर से लेकर जमीन तक पूरा जो है वो दिखाई देगा। ये कहने का मतलब होता है कि वस्तु की लंबाई से जो दर्पण की लंबाई हो अगर आधी होगी तो पूरा पूरा आपका शरीर जो है वो उसमें दिखाई देगा। केवल शरीर की बात नहीं, शरीर तो एक एग्जाम्पल है, अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आपको देखना है। अगला कह रहा है जॉइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है। कौन? तो ये आपका कार्टिलेज होता है।
जैसे गठिया वगैरह रोग हो जाता है ना, तो ये कार्टिलेज घिस जाते हैं, फिर इसी जोड़ों पर खूब दर्द होता है। बाकी मैंने आपको बताया कि अस्थियों से अस्थियों को जोड़ना जो है वो क्या कहलाएगा, अस्थियों से अस्थियों को जोड़ना लिगामेंट कहलाता है। और मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ना क्या कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। देखिए MAT शब्द भी बन गया, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ना टेंडन कहलाता है। सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सा है, तो आपका कौन सी है इनमें से, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। डी वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ये जो है आपका हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं सबसे भारी धातु कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, सबसे भारी धातु जो है वो है इसका नाम ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु में जो है आपका आती है। और सबसे हल्की धातु में लिथियम का नाम देखने को मिलता है। और अगर सबसे प्रबल अपचायक की बात करें तो भी लिथियम है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ की बात करें तो फिर फ्लोरीन का नाम देखने को मिलता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो सीजियम का नाम देखने को मिलता है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा नहीं उत्पन्न उत्पन्न जो है वो नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे संकुचन प्रभाव के द्वारा जो है वो विद्युत धारा जो है उत्पन्न नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। बाकी सभी जो हैं वो विद्युत धारा प्रवाहित करने से संबंधित हैं, चाहे वो तापीय प्रभाव हो, चाहे चुंबकीय प्रभाव हो, चाहे वो रासायनिक प्रभाव हो। अगला है धातुओं में से कौन सी चमकदार होती हैं, तो आपकी आयोडीन जो होती है ये आपकी चमकदार होती है। आयोडीन किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। इसमें धातुई चमक देखने को मिलती है। मानव शरीर में अगर आयोडीन की कमी आपको देखने को मिले तो आप कहेंगे, वैसे तो घेंगा रोग है, बाकी मानव शरीर में आयोडीन जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में आपका पाया जाता है। अगला है आपका मनुष्यों में जो हर्पीज है वो एक क्या है। लगभग 20 क्वेश्चन हमारे अब तक हो चुके हैं। जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं एटलीस्ट लाइक तो सभी लोग कर दीजिएगा। बाकी जितनी भी चीजें लिखा रहे हैं उनको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लिखाई इसी पर्पज से रहे कि एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन निकल के आ जाएं तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाएं एक ही क्वेश्चन से। तो मनुष्य में हर्पीज की एक बात करें तो ये कैसा रोग है, तो ये आपका एक विषाणु जनित रोग के अंतर्गत आपका आता है। हर्पीज रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो हर्पीज रोग आपका त्वचा को प्रभावित करता है। क्योंकि क्वेश्चन दो ही पूछे जाते हैं, कौन से अंग को प्रभावित करता है या फिर जीवाणु विषाणु में से क्या है। विषाणु की खोज किसने की थी अगर आपसे कहा जाए, तो विषाणु जो है उसकी खोज की थी इवानोवस्की ने। इवानो विस्की में विस्की शब्द आता है, उससे आप जोड़ सकते हैं कि विस्की जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती ना, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो विषाणु भी हानिकारक ही होता है। तो विस्की वर्ड से अगर भूल जाते हैं तो याद रख सकते हैं। 1892 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। और विषाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियों में क्या क्या आती हैं, तो जैसे एड्स है, HIV विषाणु से होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्फ्लुएंजा आपका मिक्सो वायरस से होता है, चेचक आपका वेरियोला वायरस से होता है, रेबीज आपका रेब्डो वायरस से होता है। तो कुछ ऐसे नाम है जो आपसे रिपीट होते रहते हैं, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 61 प्रश्न कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन है जो कि आपका गलत है। गलत कथन पूछा गया है यहाँ पर। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आंसर यहाँ होगा लिथियम का घनत्व जो है वो उच्च होता है। ये आपका कथन यहाँ पर गलत है। बाकी अगर बात करते हैं तो प्रकृति का सबसे हल्की धातु के रूप में भी जाना जाता है। और लिथियम को चाकू से भी काट सकते हैं, जैसे सोडियम से पूछा जाता है ना, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, सेम इसमें भी होता है। लिथियम का घनत्व होता है कितना है, तो 0.534 होता है। कितना होता है, 0.534 ग्राम प्रति सीसी करके आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगर सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला कौन सा देश है पूछा जाए, तो अर्जेंटीना में सबसे ज्यादा आपको लिथियम के भंडार देखने को जो है वो मिलते हैं। यूज कहाँ होता है आपका लिथियम का, तो बैटरी में होता है सबसे ज़्यादा, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन है, लैपटॉप और मोबाइल हैं, इन सब में यूज होता है। लिथियम बैटरी भी तो सुना होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 की ओष्ठ या होठ विदरता फटना जो है, मोतियाबिंद, अंधतापोसी और अल्सर, ये कौन सी विटामिन के अभाव को व्यक्त करते हैं। तो कौन सी विटामिन का, विटामिन B6 आपका यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। B6 क्यों, विटामिन B2 ऑप्शन होगा, B6 नहीं, विटामिन B2 जो है आपका ऑप्शन होगा। क्योंकि विटामिन B2 की अगर बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या, राइबोफ्लेविन है। सबसे ज्यादा तो रासायनिक नाम पूछे जाते हैं और ज्यादातर ये B1 B2 के ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी में ही थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं।
जल में घुलनशील आप कहेंगे विटामिन है, बिल्कुल है। इसकी कमी से ही जितने रोग प्रश्न पूछेंगे ये सभी होते हैं। विटामिन डी को हार्मोन की भांति व्यवहार करता है। विटामिन सी और ई प्रतिऑक्सीकारक की भांति आपका व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन ये बता चुके हैं, आज से पहले जितने प्रैक्टिस सेट आए हैं उनमें आपको 2 से 3 बार बता चुके हैं कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का यूज करता है इसी को हजामत करके भी पूछा जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। और अवतल दर्पण का जो धंसा हुआ भाग होता है ना वही तो कहलाता है उसका परावर्तक सतह। अगर हम बात करें फोकस दूरी की तो जो अवतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, माइनस होती है। और जो समतल दर्पण होता है इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी फोकस दूरी अनंत पर आपको देखने को जो है वो मिलती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर, अनंत पर। और उत्तल दर्पण की अगर बात करते हैं तो इसका फोकस दूरी तो धनात्मक होती है। ठीक। फॉर्मूला भी एक होता है दर्पण का सूत्र का, क्वेश्चन वैसे पता नहीं आपके में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे कि नहीं। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये इसका दर्पण सूत्र का फॉर्मूला जो है आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपका है जीवाणु और वायरस से रक्षा करने वाले जो कोशिकांग होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लाइसोसोम जो है वो कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो उनका नाम था डूबे करके, डी डूबे करके, जो इन्होंने जो है वो खोज जो है वो की थी। कब खोज की थी, तो 1958 में जो है वो खोज जो है वो की थी। और इसमें 24 प्रकार के एंजाइम देखने को मिलते हैं। इसका मेन काम होता है जो बाहरी पदार्थ होते हैं उसका भक्षण करना और उसका पाचन करना। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न आत्महत्या की थैली जो है वो किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को ही जो है वो आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। स्तनधारी जो होते हैं ना उनके आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। उसके अलावा यातायात पुलिस करके भी पूछा जाता है, यातायात प्रबंधक करके भी पूछा जाता है, और ट्रैफिक यातायात प्रबंधक, तो इसके रूप में किसे जाना जाता है, तो गाल्जी काय को जो है वो जाना जाता है। गाल्जी काय के लिए एरो बना दिया, गाल्जी उपकरण लिखा है पर आपको गाल्जी काय याद रखना है सीधे सीधे। इसके अलावा राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जो है वो कहते हैं राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, तो कौन सा सिद्धांत है आपका, संवेग संरक्षण। पूछा जाता है काफी बार, ध्यान रखिएगा। संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है ये आपका कोई रॉकेट अंतरिक्ष में जो कार्य करता है इस पर बेस्ड होता है। बाकी न्यूटन का दूसरे नियम के साथ न्यूटन के तीसरे नियम का जो संयोजन होता है उसको हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। होता क्या है संवेग संरक्षण के नियम में, तो एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, ये इसका नियम होता है। और अगर हम ये कहें कि कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो वेग तो बढ़ेगा ही, तो उसका संवेग क्या होगा, तो संवेग भी उसका बढ़ता जाता है। और आप जैसे रॉकेट देखते हैं ना, यहाँ पर रॉकेट अंतरिक्ष में काम कर रहा है संवेग पर, तो कैसे, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो आप देखते हैं ना पीछे से बहुत तेजी से गैस निकलती है, बहुत वेग से निकलती है, तो रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग भी प्रदान करती है, वही यहाँ पर संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, इनमें से किसका उत्सर्जी पदार्थ है, तो किसका है, पक्षी और सर्प करके जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, बी वाला ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। उत्सर्जन को भी 3 भागों में बांटा गया, एक होता है अमोनियोत्सर्गी जंतु जिनका अमोनिया का उत्सर्जन, सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ आपका वही माना जाता है अमोनिया। तो वो उसमें क्या, जैसे स्थल मछली आती है, उभयचर आते हैं, जलीय जो कीट है वो सब आते हैं। एक होता है यूरियोटैलिक उत्सर्जन, उसमें आपका यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जैसे कुछ उभयचर वर्ग हो गए, स्तनधारी वर्ग हो गए, उनके जंतु वो सब इसमें आते हैं। मनुष्य भी आपका इसी में ही आता है, यहाँ पर भी मनुष्य है यूरिया से ही संबंधित, पर ऑप्शन में मेढक भी दिया गया था इसलिए ऑप्शन। वैसे यहाँ पर तो आपका यूरिक पूछा गया तो उसमें कहाँ से आएगा मनुष्य, वो तो आपका जो है यूरियोटैलिक में आता है। देखिए मैं तीनों नाम लिख देता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। पहला जो नाम है इसको कहते हैं अमोनियो उत्सर्गी जंतु, पहला टाइप ये हो गया। दूसरा जो होता है, दूसरे और तीसरे में बेसिक डिफरेंस आपको थोड़ा सा समझना है, यूरियोटैलिक जो जंतु, और जो तीसरा होता है वो इसी से ही मिलता है, वो यूरिको होता है, यूरिको टैलिक जंतु।
अब देख रहे हैं दूसरे तीसरे में डिफरेंस है। तो जो यूरियो यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है कि अमोनिया का सीधे सीधे उत्सर्जन करेगा तो पहले वाले में आ जाएगा, जैसे मछली हो गए या उभयचर हो गए सब इसमें आ जाते हैं। ठीक, यूरियो जो आप देख रहे हैं इसमें यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है, और जो तीसरा वाला होता है इसमें यूरिक अम्ल को बाहर निकाला जाता है। दोनों में अंतर है, ये पॉइंट मेन लिख भी देते हैं कि इसमें जो है आपका यूरिक अम्ल को निकाला जाता है, नाम यहाँ पर यूरिक लिखा भी हुआ है तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। और इसमें जो होता है यूरिको में, यहाँ पर यूरिया। अब समझिए एग्जाम्पल को थोड़ा सा। तो जब हम बात करते हैं पक्षी या सर्प की, तो ये यूरिक अम्ल जो है निकाल रहे हैं, यानी ये पक्षी सर्प वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। पर जब मनुष्यों वाले की बात होगी, मेढक की बात होगी, तो ये सेकंड नंबर वाले में आएंगे। अब क्लियर हो गया होगा। स्तनधारी वर्ग जितने हैं ना वो सब यूरियोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य वगैरह सब यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अगला देखते हैं, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? तो कौन सा है आपका शून्य समूह जो आप देख रहे हैं, ये सही हो जाएगा। शून्य वर्ग के तत्व जो होते हैं वो आपके अक्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। तो अक्रिय गैसेस में आती कौन कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हम बात करें हीलियम, He है, Ne है, Ar है, Kr है, Xe है, Rn है, ये सब क्या है? ये सब अक्रिय गैसें हैं। इन्हीं को ही अक्रिय गैसों को हम उत्कृष्ट गैसें या इंग्लिश में नोबल गैसेस भी जो है वो आपका कहते हैं। और अक्रिय गैसों की प्राप्ति जो है दुर्लभ होने के कारण इनको दुर्लभ गैस भी जो है वो कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अक्रिय गैस जो है वो कौन से वर्ग में आते हैं, तो अक्रिय गैस आपके 18वें वर्ग में जो है वो आपका आते हैं। 18वें वर्ग के तत्व में जो है ये आते हैं। अगला देखते हैं, और हम थोड़ा सा डिटेल में इसीलिए एक एक चीज बता भी रहे हैं क्योंकि मैथ और रीजनिंग आज नहीं करा रहे हैं, तो इसी को ही थोड़ा सा डिटेलिंग लेकर के चल रहे हैं। कॉलेरा रोग होता है, वैसे हम थोड़ा सा फास्ट चलते थे कि सोचते थे 1.5 घंटा में तो हर हाल में कंप्लीट करा दें। अब कॉलेरा रोग होता है तो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसा नहीं मैथ और वो आज नहीं कराना तो आगे भी नहीं, आगे देखेंगे जैसा जो रिस्पांस रहा उसके अकॉर्डिंग। बाकी जो आपके जितने भी रोग, जैसे हैजा रोग है विब्रियो कॉलरी से होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस से होता है, काली खांसी आपका पर्टूसिस से होता है, हीमोफिलस पर्टूसिस से, निमोनिया जो है वो आपका डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला है, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग जो है वो कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं, वृषण जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और वृषण को इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिटिस। अगला देखते हैं आपका कि इनमें से कौन सा या किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कि लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, ये आपका किए गए कार्य के उदाहरण में नहीं आएगा। कार्य जो होता है वो बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बल तो लग रहा है, क्या दीवार खिसक रही है? नहीं। तो जो विस्थापन जब होता है ना तभी वो बल कहलाता है। तो ये फॉर्मूले से आप इस चीज को समझ सकते हैं। कार्य का सही मात्रक क्या होता है? तो आप जानते हैं जूल होता है। अगला देखते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी समझिए कि अगर बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो जाए, ऐसे क्वेश्चन भी बनता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल से पूछ लिया गया, दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि बल और जो विस्थापन हो रहा है वो लंबवत हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? तो वो शून्य हो जाएगा। और अगर कोई वस्तु खुरदुरी है, अगर उसके संदर्भ में कहा जाए कि एक वस्तु एक खुरदरी सतह पर चलती है तो कार्य कैसा होगा? तो वो ऋणात्मक कार्य होगा। अगर एक कोई बल है उसकी दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत हो जाए कि बल आप इधर लगा रहे हैं और वो चीज खिसक उल्टा रही है, ऐसे में कार्य क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम पाइनस, आपका ऑप्शन सी वाला जो है हो जाएगा। इसको हम चीड़ कहते हैं, हिंदी का नाम चीड़ आपने सुना होगा। और सबसे सरल जलीय जीव के रूप में शैवाल जाना जाता है, एल्गी पादप भी कहते हैं इसको। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन इनमें से है नहीं? तो कौन सा हार्मोन नहीं है इसमें से आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन जो है ये हार्मोन नहीं है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका एक प्रकार का प्रोटीन आप कहेंगे जो है वो है। और पाया किसमें जाता है प्रोटीन? ये तो आरबीसी में पाया जाता है। इसी के कारण जो रक्त होता है उसका रंग जो है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा आप कहेंगे
लौ यौगिक पाया जाता है तो हिमैटिन पाया जाता है। हिमैटिन नामक आप कहेंगे लौ जो यौगिक है वो पाया जाता है। अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। काम क्या होता है हीमोग्लोबिन का? तो आप कहेंगे जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन का काम है वो ये करता है, बेसिकली ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोजफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहता है कि उन्होंने कल क्या खाया था। तो आपसे यही पूछा गया है चर्चा का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य यही हो जाएगा कि भोजन जो है उसकी विविधता के पहलुओं को साझा करना। अगला क्वेश्चन आपका है कि हम में पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखी लंबी अवधि के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। इनमें से कौन सा पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो विषाणु का पूर्ण जीवाणु में से आप क्या कहेंगे कि डी वाला ऑप्शन जीवाणु यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जीवाणु के कारण भोजन बेकार हो जाता है। जीवाणु बेसिकली भोजन का ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो बस अधिकतर अगर बनेगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि किस कारण से, तो ऑक्सीकरण कर देते हैं। एक कोशिकीय आपके जीवाणु होते ही हैं, और बीमारियां जीवाणु से तो निमोनिया, टीबी, कॉलरा ये सब होता है। कीट जो ऑप्शन पहला दिया गया है ये कौन से संघ में आते हैं? तो ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं, क्योंकि अगर बायो से क्वेश्चन बनता है तो ज्यादातर संघ से बन जाता है। अगला देखते हैं। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए किए गए आंदोलन को समर्थन मिला है, इनमें से किसने 1973-74 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो किसने? सुंदरलाल बहुगुणा। ये तो बता चुके हैं आपको कई बार। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा से संबंधित था। मेधा पाटकर का भी नाम देखने को मिलता है, इनका नाम देखने को मिलता है एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और पूर्व राजनीतिज्ञ भी थी ये। और चिपको आंदोलन का समय भी आप याद रख सकते हैं 1973 से 74 के बीच में। चिपको आंदोलन के अलावा आपको नाम देखने को मिलता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो आपका आया था 1985 में। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसकी अगर बात करते हैं तो वो इनसे संबंधित था, मेधा पाटकर जी से। तो इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो है वो संबंधित। तो ये एक्चुअल में हुआ ये था कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया जाने वाला था। इनकी सूचना इनको मिली थी, तो ये सब अपने जितने भी साथी थे उनको लेकर के वहां पहुंच गई थी। और चौथा ऑप्शन जो देख रहे हैं बाबा आमटे, ये भी संबंधित थे। बाबा आमटे समाज सेवी के साथ साथ इन्होंने बहुत से गरीब वगैरह थे, आश्रम की स्थापना की, समुदायों की स्थापना की, वहां इनका नाम देखने को मिलता है। अमृता देवी बिश्नोई की जब बात होती है तो उन्होंने आपका चलाया था बिश्नोई समुदाय के द्वारा, जिसमें इनके नेतृत्व में खेजड़ली आंदोलन करके वो चलाया गया था। और जंगल आंदोलन करके, जंगल बचाओ आंदोलन करके चलाया गया था 1982 में सिंहभूम जिले में। और एक अपिको आंदोलन चलाया गया था 1983 में कर्नाटक में पांडुरंग हेज के नेतृत्व में। और 1980 में जो टिहरी उत्तराखंड था वहां पर बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी लगभग मैंने आपको रिवाइज करा दी। अगला इनमें से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपसे नहीं पूछा गया। आंसर की बात करते हैं, टोडा उड़ीसा जो लिखा हुआ है ये आपका गलत है, क्योंकि टोडा जनजाति एक्चुअल में पाई कहाँ जाती है? तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है, उड़ीसा में नहीं पाई जाती है, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। और टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पर्वत पर मुख्यतः निवास करती है, अगर स्थिति की बात करते हैं। डांग जो जनजाति है ये आपकी गुजरात में है। लुसाई जनजाति आपका त्रिपुरा में। बोडो बहुत पूछी जाती है तो इसको ध्यान रखिएगा, असम में, असम राज्य की है। अगर भारत की सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या कौन सी जनजाति है? तो आप क्या कहेंगे? भील जनजाति, जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगला देखते हैं। एरो लगा है मतलब ज्यादा है, वो ऊपर वाले के लिए एरो नहीं लगा है। अगला इनमें से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सी सही सुमेलित नहीं है? आंसर आपका यहाँ पर डी वाला पवागड़ा मध्य प्रदेश जो है वो हो जाएगा। अच्छा, ये बात को भी समझिए कि पवागड़ा सोलर पार्क है वो कर्नाटक में आपका स्थित है, वो इसी नाम से है। यहाँ पर जो सौर ऊर्जा परियोजना पूछी गई है, पर अगर सोलर पार्क के संदर्भ में पूछेगा तो वो कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बता चुके हैं, जहरीली गैस होती है, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और
कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। और दिल्ली सल्तनत के रूप में अगर बात करें तो इनमें से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो सबसे लंबे समय तक तुगलक वंश ने शासन जो है वो आपका किया था। कुल 5 राजवंश थे आपके, गुड़, खाओ, तसला में। ट्रिक आपको पता है, तो गुड़ गुड़ से आपका गुलाम वंश, खाओ से खिलजी वंश, और तसला का तात है तुगलक वंश, और तसला में सा जो आता है उसे सैयद वंश, और तसला में ला जो आता है उसे लोधी वंश। तो ये क्रम आपका चलता है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने, और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने। अब समय की अगर बात करें तो गुलाम वंश 1206 से 1290, फिर उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320, फिर तुगलक वंश आपका 1320 से 1414, उसके बाद सैयद वंश 14 से 14 से 14 से 51, और सबसे लास्ट में लोधी वंश जो कि 1451 से 1526। तो ये पूरा टाइम पीरियड था ओवरऑल। यहाँ पर जो तुगलक वंश की बात की गई है 1320 से, लिख देते हैं इसका समय, बाकी तो बता ही दिया आपको सभी। 1320 से 1414 तक इसका समय था। कौन सा कालानुक्रमिक सही है, सही बताना है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध के बाद हल्दी घाटी, फिर प्लासी, फिर बक्सर। ये आपका सही होगा, डी वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पानीपत का युद्ध भी, पहला जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर, पानी पीकर, ये चारों युद्ध किसके द्वारा लड़े गए थे? बाबर के द्वारा। तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, और तारीख 21 अप्रैल की थी। किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध? तो एक तरफ बाबर था और एक तरफ आपका इब्राहिम लोदी था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी में कौन जीता था? तो बाबर जीता था। उसके बाद नंबर आता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। तारीख क्या थी इसकी? तो 18 जून 1576 की थी। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये एक तरफ आपका अकबर था और दूसरी तरफ आपका महाराणा प्रताप थे। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, और 1576 में। उसके बाद नंबर आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के जो नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला, उसके अलावा जो अंग्रेज थे रॉबर्ट क्लाइव करके, उनके बीच में जो है वो आपका ये हुआ था। और जो थर्ड था, चौथे नंबर पे देख रहे हैं बक्सर का युद्ध, ये हुआ था 1764 में। 1764 में जो हुआ था बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर की तारीख थी। इस तरीके से याद रखते हैं। बाकी पानीपत का 3 युद्ध हुए थे। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ये भी लिख देते हैं, चलिए दूसरे कलर से लिख देते हैं कि जो पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1556 में, और जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1761 में। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी ऐतिहासिक घटना सबसे पहले घटी थी? तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो आपकी नील की क्रांति हुई थी। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नील की क्रांति की अगर बात करें हुई कब थी? तो नील की क्रांति हुई थी आपकी 1859 से लेकर के 60 के बीच में। कहां पर हुई थी ये? तो बंगाल में जो है आपका हुई थी। इसीलिए कलर बदल दिया है ताकि ऊपर वाले ब्लैक अलग है और ये अलग है। अच्छा, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना आपकी हुई थी 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपको दो नाम देखने को मिलते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी का, और उसके अलावा देखने को मिलता है एनी बेसेंट जी का नाम। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्थापना की गई थी 1916 में, और महीना था सितंबर का। और जो एनी बेसेंट ने की थी को इसकी स्थापना वो आपकी नहीं, ऊपर इन्होंने अप्रैल में की थी और इन्होंने सितंबर में, पहले इन्होंने की थी अप्रैल में की थी बाल गंगाधर तिलक ने, और जो एनी बेसेंट ने की थी वो सितंबर में की थी। फिर बात आती है जैसे बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन के अगर क्रम में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बंगाल विभाजन का जो टाइम था वो कितना था? 1905 का था। बंग भंग देखिए आंदोलन की अगर बात करें तो सीधे से तारीख आप याद रखिए 16 अक्टूबर 1905 की। ये बंगाल विभाजन की एक्चुअल तारीख थी। विधिवत रूप से अगर कहा जाए तो किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं 1919 में। तारीख क्या थी? 13 अप्रैल की। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसका नाम क्या था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये करा चुके हैं मैराथन में सारी चीजें, तो यहाँ पर तो केवल रिवाइज आपका हो रहा है। नहीं देखा हो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। अगला देखते हैं, और इसी में ही नाइटहुड की उपाधि इन्होंने लौटा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसके परिणाम स्वरूप ही जो नाइटहुड की उपाधि है वो लौटा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने।
अगला कह रहा है सही मिलान कीजिए, एक तरफ आपको सूची 1 दे रखी, 2 दे रखी है। तो राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं तो मान्यखेत से आपका संबंधित हो जाएगा। राष्ट्रकूट आप जो देख रहे हैं ये आपका मान्यखेत से हो जाएगा। पांडव की अगर बात करते हैं तो पांडव मैच हो जाएगा मदुरई से। उसके बाद अगर चोल की बात करते हैं तो ये आपका तंजावुर जो है इससे मैच हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं होयसल की तो ये आपका हलेबिट से मैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके अगर आंसर की बात करें तो बी वाला सही हो जाएगा कि सबसे पहले 4 था, उसके बाद 3 था, उसके बाद 2 था, उसके बाद 1 था। राष्ट्रकूट अगर वंश की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो दंती दुर्ग ने जो है वो इसकी स्थापना जो है वो की थी। दंती दुर्ग ने स्थापना की थी राष्ट्रकूट वंश की। चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। तो विजयालय के द्वारा चोल वंश की स्थापना जो है वो की गई थी। और होयसल जो वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? तो विष्णुवर्धन ने की थी। इसका ही दूसरा नाम भी देखने को मिलता है जिसको कहते हैं विट्टी देव करके। तो विट्टी देव से ज्यादा विष्णुवर्धन आसान है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पांडव भी तो रह गया। पांडव की अगर बात करें तो इसकी शब्द शब्द की उत्पत्ति होती है तमिल शब्द पंडी से। अगला है इनमें से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें से आपका गांधार जो आप देख रहे हैं ये आपका भारत का अंग नहीं है। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका पेशावर पाकिस्तान में जो है आपका पड़ता है। पेशावर पाकिस्तान में जो है आपका वर्तमान के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। गांधार महाजनपद की अगर राजधानी आपसे कही जाए तो क्या थी? तो आप क्या कहेंगे? गांधार महाजनपद की राजधानी जो थी वो तक्षशिला जो है वो थी। तक्षशिला इसकी राजधानी जो है वो थी। और बाकी की भी पता होना चाहिए, जैसे मत्स्य महाजनपद की जो थी राजधानी वो विराटनगर थी। सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। पांचाल जो महाजनपद है ये आधुनिक कानपुर से वाराणसी के बीच गंगा के मैदान का क्षेत्र हुआ करता था। अगला देखते हैं आपका निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं की अगर बात करते हैं तो कौन सी घटना सबसे पहली घटना थी? तो यहाँ पर आप देखेंगे होम रूल लीग जो आप देख रहे हैं ये सबसे पहली घटना थी। होम रूल लीग की स्थापना हुई कब थी? अभी मैंने बताया था 1916 में जो है वो हुई थी। और किसके द्वारा? तो नाम बताया मैंने, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा और उसके अलावा एनी बेसेंट जी के द्वारा। दोनों नाम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, एनी बेसेंट जो है वो रहने वाली कहाँ की थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। उन्होंने कॉमनवील एक पत्रिका लिखी है और न्यू इंडिया एक पत्रिका लिखी। वो पत्रिका उनकी जरूर पता होना चाहिए, एनी बेसेंट जी की। अगला क्वेश्चन आपका है, और बाल गंगाधर तिलक तो आप जानते हैं लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे डी वाला जो आप देख रहे हैं सगुण किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा की अस्वीकृति, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी हैं। सगुण जो है इसलिए आपका अगर बात करें तो भक्ति की एक धारा थी जिसके जो अनुयायी होते थे वो ईश्वर के सगुण स्वरूप की भक्ति पर जोर देते थे, जो दिखाई देते हैं उसको सीधे सही। इसमें कह रहा है मूर्ति पूजा की अस्वीकृति, तो ये गलत है। अगर बात करें सगुण भक्ति धारा के कवि में आते कौन कौन है? तो आपका तुलसीदास जी आते हैं। और कौन कौन आते हैं? तो इसमें सूरदास जी भी आते हैं। इसके अलावा कौन आते हैं? तो इसके अलावा नंददास भी आते हैं। इसके अलावा कौन आते हैं? तो इसके अलावा कृष्णदास भी आते हैं। तो क्या आगे दास शब्द लगा लीजिएगा। और इसी प्रकार परमानंद दास का नाम भी देखने को मिलता है। अगला है इनमें से किस देश के संविधान से संवर्ती जो सूची है उसका विचार भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया? तो कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची लिया गया, ट्रिक बताई थी औसम करके, याद होगा। संवर्ती सूची में मूलतः कितने विषय आपके थे? तो संवर्ती सूची में मूलतः जो है 47 आपके जो है वो विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में 52 विषय हैं। कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। और अगर किसी प्रकार का मतभेद हो जाए केंद्र और राज्य में कि नहीं ये हमारी बात सही हमारी बात सही, तो फिर किसका मान्य होगा? तो फिर केंद्र का मान्य होगा। अगला इनमें से कौन सा संविधान संशोधन भू स्तर यानी पंचायत स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है? तो कौन सा सही हो जाएगा? 73वां संविधान जो है वो संशोधन वाला पहला जो है यहाँ पर सही होगा। और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका ये आता है, इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। 11वीं
अनुसूची में जो ये आता है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये भी आपको पता है। बताया था ना, एक और एक मिल करके पंचायत करते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यही चीज प्रश्न में आपसे पूछी गई थी। एक चीज और आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, वो आपका है कि जो ये आपकी 11वीं अनुसूची है, इसमें कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं। बाकी ऑप्शन में अगर आपसे पंचायती राज के गठन को लेकर के पूछ लिया जाए कि ये जो है आपका कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आपका अनुच्छेद 40 में जो है वो आता है, गठन को लेकर के अगर आपसे बात की जाए। और पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले हुई है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला। तो ये आपको कई बार ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर आप देखेंगे, अपने ही फैसले पर पुनर्विचार और सुधार का अधिकार नहीं है, ये आपका यहाँ पर गलत है। और बाकी अनुच्छेद 137 है, जिसके तहत न्यायपालिका अपने द्वारा जो भी फैसला है उसको बदल सकती है। और अगर बात करते हैं 1, 2, 3 आर्टिकल की, तो 1, 2, 3 आर्टिकल जैसे संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस समय आपको कोई अर्जेंट कानून लाना है, तो राष्ट्रपति के पास 123 आर्टिकल होता है, जिसके तहत वो क्या ला सकता है, जिसके तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये आप आर्टिकल दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो कौन होता है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, जो कि अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। केंद्र राज्य और केंद्र राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उसमें मधुरता बनी रहे, उसके लिए राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, परंतु अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, गठन राष्ट्रपति कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया कब किया गया था भारत में? तो भारत में किया गया था 1990 में। पहली बैठक इसकी भी 1990 में ही हुई थी, 10 अक्टूबर 1990 को ही हुई थी। अगला है आपका, अच्छा इसका सचिवालय कहाँ है अंतर्राज्यीय समिति का? तो इसका सचिवालय जो है वो नई दिल्ली में है। और एक टोटल जो साल होता है उसमें 3 बैठक चाहिए होती है कि मिनिमम होनी चाहिए। अगला कह रहा है सही मिलान करिए। एक तरफ आपको प्राथमिक, पंचक, तृतीयक, द्वितीयक दे रखा है और एक तरफ सूची दे रखी है। तो प्राथमिक की अगर बात करें तो कच्चे माल का निष्कर्ष जो है वो इसमें आ जाएगा। और अगर बात करते हैं पंचक की, तो आपका उच्च स्तरीय जो निर्णयन है वो इसमें आ जाएगा। और अगर बात करते हैं आपका तृतीयक की, तो इसमें आपका सेवाएं आ जाएगा। और अगर बात करते हैं द्वितीयक की, तो ये आपका आ जाएगा इसमें निर्माण से संबंधित। तो इस प्रकार से सही मैच होगा। ऑप्शन में नीचे देखेंगे तो आपका बी वाला ऑप्शन मैच करेगा, 3, 4, 2, 1 करके ये आपका सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान आपसे कहा जाए कौन से क्षेत्र का है, तो फिर तृतीय क्षेत्र का है सबसे ज्यादा योगदान अगर बात की जाए। और विनिर्माण और उद्योग सारी चीजें वो सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। पहले में आपका जो है कृषि वगैरह आता है, ज्यादातर कृषि पूछा जाता है, कृषि, मत्स्य, खनन वो सब पहले में आता है। और इस तरीके से तीनों हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से किसने दूरगामी जो सुधार था, आर्थिक सुधार था, इसको किसने शुरू किया था? तो इसको शुरू किया गया था नरसिम्हा राय राव जी के द्वारा। नरसिम्हा राव जो हैं वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1991 में इनके टाइम में आई थी उदारीकरण की नीति, आपको बता चुके हैं, पूछा भी जा चुका है। उदारीकरण का समावेशन इन्हीं के द्वारा किया गया था। इनके टाइम में जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? वो वित्त मंत्री के तौर पर आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आप देख रहे हैं, ये उस समय वित्त मंत्री जो है वो थे। मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आर्थिक उदारीकरण का जनक इनको कहा जाता है। गरीबी हटाओ का नारा किसके टाइम में दिया गया था? इंदिरा गांधी जी के टाइम में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहां का राजा कौन था? तो कौन राजा था? तो वो आप कहेंगे लुई 16वां, जो आप देख रहे हैं ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 1789 का समय था फ्रांस की क्रांति जो है उसको। तारीख की बात करें तो 14 जुलाई 1789 का था, उसी को ही बास्तील की किला जो था उसको तोड़ने का प्रारंभ हुआ था। 14 जुलाई को ही आपका फ्रांस का राष्ट्रीय जो दिवस है उसके रूप में भी मनाया जाता है। तो तारीख के साथ साथ 14 जुलाई भी आप याद रख सकते हैं, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है आपका, इनमें से किस राज्य की सीमा
3 पड़ोसी देश से जो है वो मिलती है। तो किससे मिलती है? पश्चिम बंगाल आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मैप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो किसकी सीमा? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। नेपाल, शॉर्ट में लिख देते हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन 3 से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। बाकी जितने भी हैं उनको अगर मैप से पढ़िए ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इनमें से पूछा गया है भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह है जिसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा इनमें से है? इनमें से आपका कांडला बंदरगाह है, ये पूछा भी जाता है। तो कांडला बंदरगाह को ही दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मुक्त व्यापार आपको देखने को मिलता है और कांडला बंदरगाह गुजरात में आपका जो है पड़ता है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो कहाँ पड़ता है? गुजरात में आपको देखने को जो है ये मिलता है। इसके अलावा अगर तूतीकोरिन की बात करें, एन्नोर की बात करें, तो ये जो आपके बंदरगाह हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं? ये बंदरगाह आपके तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में एन्नोर भी आपको देखने को मिलता है और तूतीकोरिन भी देखने को मिलता है। नावा सेवा करके जो आप देख रहे हैं ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये बंदरगाह महाराष्ट्र में देखने को जो है वो मिलता है। नावा सेवा महाराष्ट्र के अंतर्गत आपका ये बंदरगाह पड़ता है। और इसी को ही हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। जो नावा सेवा है महाराष्ट्र में कृत्रिम बंदरगाह है, इसको ही शॉर्ट में लिख देते हैं जवाहर JL नेहरू करके, इसी बंदरगाह को नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में आपका पड़ता है? तो कौन सा है? पहला ऑप्शन जो अचान कमार देख रहे हैं ये आपका सही होगा। कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ राज्य में आपका पड़ता है। साथ साथ आपका पंचमढ़ी पूछा जाए तो कहाँ है? तो MP में पड़ता है। अगस्त मलाई कहाँ है? केरल तमिलनाडु में पड़ता है। अगस्त मलाई जो लिखा हुआ है, पंचमढ़ी ये लिखा हुआ है। और सिमलीपाल कहाँ है? तो आपका उड़ीसा में है। लिख भी देते हैं, चलिए साथ साथ में देखते देखते याद हो जाएगा। तो सिमलीपाल कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ओ ठीक है। अगस्त मलाई कहाँ पर पड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु जो राज्य है उसमें पड़ता है। तो केरल और तमिलनाडु। और पंचमढ़ी आपका कहाँ पड़ता है? तो पंचमढ़ी आपका MP में पड़ता है। और MP में डिटेल में पूछा गया तो होशंगाबाद नामक जिला है जहाँ पर पड़ता है। अगला अगला है आपका प्रश्न, वर्साई की संधि जो है उसने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूरोप का महाद्वीप जो है आपका बदल दिया था। ऑप्शन यहाँ पर D वाला जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। और पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, या सीधे आप सन याद रखिए कि वर्साई की संधि का टाइम क्या था। तो वर्साई की संधि का जो समय था वो था 28 जून 1919 का। वर्साई की जो संधि थी इसके द्वारा जर्मनी को ज्यादा हानि हुई थी। और बाद में मेन कारण भी बना था आपका दूसरा विश्व युद्ध का, एक महत्वपूर्ण कारण भी था ये वर्साई की संधि। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया जाए कि क्या इनमें से कारण था। एक तरफ समाचार पत्र दिए गए, एक तरफ उसको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति दिए गए, सही मिलान करना है। बॉम्बे क्रॉनिकल की अगर बात करते हैं तो इसको किसने? तो फिरोज शाह मेहता जी ने। आपका आंसर इससे मैच हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कॉमनवेल्थ पत्रिका सबसे ज्यादा पूछी जाती है और ऊपर बताया भी था, तो एनी बेसेंट से मैच हो जाएगा। लीडर की अगर बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय जो है इनसे मैच हो जाएगा। और बचे आपके सर्च लाइट, तो आपका आंसर ये कहेंगे किससे मैच हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा जी से। इस प्रकार आपका आंसर यहाँ पर C वाला सही हो जाएगा, यानी तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। अब यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र के रूप में जो है वो जाना जाता है। बंगाल गजट जो है ये आपका कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कलकत्ता से जो है ये प्रकाशित होता था। कब से प्रकाशित? तो 1780 से जो है ये प्रकाशित आपका होता था। अगला देखते हैं, शिवाजी के गुरु का नाम इनमें से क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, रामदास जो है ये शिवाजी के गुरु का नाम जो है वो था। इनकी रचना दास बोध थी। और शिवाजी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था इनकी माता का प्रभाव, जिनका नाम था जीजाबाई। शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन में दिया नहीं गया है कोंडदेव, तो लिख ही देते हैं। कोंडदेव थे सबसे ज्यादा प्रभाव
इनका जो है शिवाजी के गुरु जो थे, इनका प्रभाव सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रभाव। और शिवाजी के समकालीन संत कौन थे? तो शिवाजी के समकालीन जो संत थे उनका नाम था तुकाराम। अगला है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आपको ये बता चुके हैं, मजरूरुल हक। प्लेलिस्ट में जाएंगे सारी चीजें मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर से लेकर मैराथन से लेकर सब कुछ करा चुके हैं। तो अगर बात करते हैं भारत में होम रूल तो 1916 में। अगर बात करते हैं बिहार में तो पटना में के जो बांकीपुर था वहां पर आपका दिसंबर 1916 को 16 दिसंबर 1916 को एक सभा हुई थी जिसमें होम रूल लीग को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। होम रूल आंदोलन के जनक भारत में तो आपके एनी बेसेंट हैं। और भारत में होम रूल आंदोलन सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक लाए थे। उनके नेतृत्व में कहाँ आया था? तो पूना में आया था। और उसके अगर बात करते हैं यहाँ पर अध्यक्ष बिहार में तो मजहरुल हक, उपाध्यक्ष थे सरफराज हुसैन खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किससे आच्छादित है? तो आपका आंसर कछारी मिट्टी जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर पूरे भारत की बात करें 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अभी तक नहीं किया हो तो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर थोड़ा भी वीडियो आपको अच्छा लगा। बाकी हमने कोशिश अपनी तरफ से हमेशा पूरी की है कि हर एक एक चीज आपको बता सकें। तो बात करते हैं बिहार की तो बिहार के अधिकांश भाग में बताया था गंगा और उसकी सहायक नदियां जो लाती हैं मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उसका विस्तार देखने को मिलता है। आज ही वाली जो 12 बजे वाली क्लास हुई थी उसमें ही आपने भूगोल की मैराथन देखी थी, उसमें पूरी मिट्टियां, उसमें सारी नदियां, सारे पठार, सारे पर्वत, सब कुछ पड़ा है। एक शायद 45 या 54 मिनट का वीडियो, इसमें सारी चीजें आ गई, उसको देख लीजिएगा नहीं देखा हो तो। बाकी कछारी मिट्टी से आपका आच्छादित है। अगर हम बात करते हैं भारत का मुख्य भाग तो वो आपका जलोढ़ मिट्टी जो है उससे ढका हुआ है। रेगुर मिट्टी की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलती है गुजरात और महाराष्ट्र में। इसमें खासियत ये होती है कि इसकी जल धारण की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। बिहार के अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बिहार में संपूर्ण क्षेत्रफल पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। और कितना इसका भाग? लगभग 90% अकेले बिहार में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा नंबर पड़ता है? तो बिहार का दूसरा नंबर पड़ता है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाए। पश्चिम बंगाल का पहला स्थान भारत में जूट उत्पादन में, और दूसरे नंबर पर आपका बिहार का नाम आ जाता है। वही प्रश्न में दूसरे पूछा गया था, बिहार का नंबर। और तीसरे चौथे पर कौन आता है? तो असम और आंध्र प्रदेश का आता है। जूट को क्या कहते हैं? जूट को सोने का रेशा के नाम से भी जानते हैं। तो जूट आप देख रहे हैं, इसको सोने का रेशा के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अगर कहूं मैं आपसे कि जूट को लेकर के पहला कारखाना कहाँ खोला गया था तो आप कहेंगे 1885 में खोला गया था पहला कारखाना। कहाँ पर खोला गया था? रिसरा नामक स्थान था जहां पर इसका पहला कारखाना खोला गया था। जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? तो जूट निगम की स्थापना 1971 में जो है वो हुई थी। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि अंतरराज्यीय जल विवाद से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है आर्टिकल? आर्टिकल आपका 262 जो आप देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। और अंतरराज्यीय अभी आया भी था ऊपर तो वो अलग था, ये जल विवाद है। जल विवाद 262 आर्टिकल में आता है। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना 263 में आती है। तो इसी के जस्ट बाद अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त करके आप यहाँ पर देख रहे हैं। और कब की थी? तो 1897 में जो है स्थापना की थी। और इसके अलावा जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनको आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता के नाम से जो है वो जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो बेलूर मठ था उसकी स्थापना की गई थी 1887 में, यानी इस टाइम से 10 साल पहले। अगला है, राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित पहली संस्था जो है वो कौन सी थी? तो आपको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय जी के द्वारा। और 1815 में इन्हीं के द्वारा आपका आत्मीय सभा की स्थापना भी की गई थी। तो कई बार बता चुके हैं, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी इन्हीं के द्वारा। और जो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी इसका समय था 1828 का। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। और सती प्रथा का अंत इन्होंने भी जो अंत करने में हेल्प की थी आप कह सकते हैं, वो इन्होंने ही किया था, इन्हीं के टाइम में ही था। अगला देखते हैं,
अगला है आपका ये तत्वबोधिनी सभा, जो ऑप्शन में देख रहे हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय जो थे इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर या उनके प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में जो है वो की थी। अगला है आपका क्वेश्चन कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित तथ्य में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, आप कहेंगे यहाँ पर गौरी शंकर सिंह जी ने 4 दिसंबर 1940 को पटना में उन्होंने सत्याग्रह जो है वो किया था। ये आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि इन्होंने जो नेतृत्व है गया से नहीं किया, गया से किया था, पटना से नहीं किया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में पटना लिखा है इसकी जगह गया होगा, तब ये आपका सही माना जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन सही है। अगला है बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं। तो सबसे ज्यादा आप जानते हैं कृषि आधारित उद्योग हैं, ये आपका हो जाएगा सबसे ज्यादा कृषि उद्योग। इसके अलावा हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, ये सब भी तो बिहार में था, आपको बता चुके हैं। अगला है बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो बिहार की सबसे पुरानी नहर आपकी है मयूराक्षी नहर। सारी नहरें भी पढ़ाई थी इस मैराथन में। मयूराक्षी नहीं, सोन नहर, सी नहीं, सोन नहर जो है आपका होगा। और सोन नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1874 में जो है आपका हुआ था। और अगर बात करें कहाँ से निकलती है, तो पूर्वी सोन कैनाल वारुर नामक स्थान से निकलती है। और कहाँ पर मिलती है, तो पटना के निकट जो है ये आपका नहर गंगा नदी जो है उसी में जाकर के मिलती है। कहाँ कहाँ सिंचाई होती है, तो भोजपुर, बक्सर, रोहतास। बिहार की दूसरी सबसे पुरानी नहर के रूप में जानी जाती है त्रिवेणी नहर, ये आपकी दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है। और त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है, तो ये गंडक से निकाली गई है। त्रिवेणी नहर गंडक से जो है वो आपका निकाली गई है। भारत की अगर पूरे बात करें सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो जब भारत की बात होती है तो फिर वहां पर इंदिरा नहर आ जाएगा सबसे बड़ी नहर के रूप में। और ये पूरे भारत की सबसे बड़ी नहर है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो आप कहेंगे 29 विषय निर्धारित जो है वो किए गए हैं। पंचायत को लेकर भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ड़ा तक पंचायती राज से संबंधित है। और संविधान संशोधन कौन सा, तो 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय, तो 29 विषय। 12वीं अनुसूची में कितने विषय, तो 18 विषय। अगला है किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल जो कानूनी मुद्दे हैं उन पर पुनर्विचार जो है वो करेगा। तो आंसर अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है ये आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज जो है वो लगभग कितना था, तो 31% आपको ये देखने को मिलता है। और अगर बिहार की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की बात करें, यहाँ पर तो भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या पूछा गया, तो अगर बिहार के संदर्भ में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि बिहार की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या जो है वो आपका 11.29% आपको शहरी जनसंख्या देखने को जो है वो मिलती है। अगर मैं कहूँ पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो नगरीकृत आबादी वाला है वो क्या है, तो वो महाराष्ट्र है। और भारत की कुल जनसंख्या वाला 31% हो जाएगा, 31.16% करके। 2001 की जनगणना में भारत में नगरीकरण था 27.81 करके, तो अब 31.16 करके हो गया। अगला है इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी इनमें से किस श्रेणी में आता है, तो किस में आता है, शांत में आता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और वो ज्वालामुखी जिससे उद्भवन देखते हैं ना, उद्भव होता है उसमें से लावा वगैरह निकलता है, उसकी कोई संभावना ना हो, उसको कहते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी। अब इसमें एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं तो इसमें आपका स्ट्राम्बोली आता है, पूछा बहुत जाता है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो है आपका इसमें आता है। कहाँ पर है स्ट्राम्बोली, तो इटली में है। इसी प्रकार माउंट एटना आता है, ये कहाँ पर है, ये भी इटली में है। कोटोपैक्सी आता है, कोटोपैक्सी कहाँ पर है, इक्वाडोर में पड़ता है। और लगभग यही रिपीट होते हैं, स्ट्राम्बोली, माउंट एटना और कोटोपैक्सी। शांत से पहले प्रसुप्त पर बढ़ते हैं। प्रसुप्त में आता है एग्जाम्पल विसुवियस का, जो पूछे जाते हैं मैं केवल वही आपको बता रहा हूँ। तो विसुवियस की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये इटली में पड़ता है। और एक आपका जापान का फ्यूजियामा,
फ्यूजियामा तो आपका जापान का है ही है, तो ये तो आपको पता ही है। और भारत का भी एक प्रसिद्ध है जिसका नाम है नारकोंडम करके, वो आपका भारत का है, वो भी प्रसुप्त में ही आपका जो है वो आता है। तो ये 3 इसमें भी याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं शांत की। तो शांत वाले का कलर बदल देते हैं वरना एक ही में घिच-पिच हो जाएगा। तो शांत वाले की अगर बात करें तो इसमें आपका जो आता है वो माउंट पोपा आता है। कौन आता है? माउंट पोपा। माउंट पोपा कहाँ पर पड़ता है? माउंट पोपा पड़ता है आपका म्यांमार में। इसके अलावा इसमें एकांकागुआ भी आता है। एकांकागुआ कहाँ पर पड़ता है? तो एकांकागुआ आपका चिली में जो है वो आता है। चिली अर्जेंटीना करके जो है आपका एकांकागुआ हो जाएगा। बाकी नहीं क्या, किलिमंजारो याद रख सकते हैं, तंजानिया का, वो भी शांत में ही आता है। अगला कह रहा है स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण जो होता है वो आपका इनमें किससे होता है, कहाँ होता है? तो भूमिगत जल के द्वारा होता है। रिस रिस के जल जाता है ना, तो भूमि के अंदर आपकी आकृतियां जमती हैं, उसी से ही जो आकृतियां बनती हैं वो आपका स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। अच्छा, स्थलाकृतियां जो होते हैं उसका जो निर्माण होता है, उसका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। क्या कहते हैं इसको? हम टोपोग्राफी के नाम से जो है हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि वॉर ऑफ लंका, इसके लेखक जो है वो कौन है? तो वॉर ऑफ लंका के लेखक जो है आपके अमीश त्रिपाठी करके जो आप देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए हमने पहले ही बता दिया है कि जो भी पीडीएफ आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें हम ये सारी चीजें लिख रहे हैं, 500 लाइक जैसे ही कंप्लीट होंगे उसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देंगे। तो कोशिश कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने का, और पीडीएफ इस सारे आंसर में जो सारी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं वो इसीलिए लिख ही रहे हैं कि आपको जो है वो भेज सकें। बाकी इससे पहले की जो भेज चुके हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से जा करके। तो 500 लाइक का एक छोटा सा लक्ष्य है, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा लक्ष्य आप भी कंप्लीट करवा दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपसे कह रहा है जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया? तो कौन से राज्य में बनाया गया था? ये आपका बनाया गया था केरल राज्य में, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी? तो कौन बनी? मनप्रीत मोनिका सिंह जो आप देख रहे हैं ये जो है वो बनी थी। 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा? तो अक्षदीप सिंह जो है इनके द्वारा ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा गया। अगला है 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक संयुक्त अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो चेन्नई में जो है ये हुआ था। 15 से 30 मार्च 2023 तक सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 ये आपसे पूछा गया है किन देशों के बीच जो है वो हुआ था? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, ये आपका हो जाएगा। 119 प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। भारत के जो चुनाव आयोग है उन्होंने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो आम आदमी पार्टी का दर्जा जो है वो दिया गया है। और जो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी थी ना, उसको नागालैंड में एक राज्य पार्टी के रूप में भी दर्जा दिया गया था। और ये जो आम आदमी पार्टी को दिया गया है वो 10 अप्रैल 2023 को। लास्ट का क्वेश्चन हम पूछेंगे हम आपसे, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य सभी लोग करते रहिएगा। तो 120 प्रश्न आपसे है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 10 अप्रैल, 25 दिसंबर, 23 जून। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।